माँ, बहन, बेटी, घर में रहने वाली तमाम तरह की औरतें जो है उन सबको ये अधिकार मिला कि आपको हिंसा से मुक्त समाज में जीवन जीने का अधिकार है। हिंसा मुक्त समाज की बात की गई। ये अच्छा था। दूसरा एक बात और भी थी, जैसे पहली बार होता था कि यदि बात करो पुरुषों से भी कि अच्छा पहले कोई कानून नहीं था, जैसे मानो कोई पढ़ने को नहीं दिया, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो जबरदस्ती हमको 498 लगाना पड़ता था दहेज का उत्पीड़न का। लेकिन दहेज उत्पीड़न की बात नहीं है तो भी हमको उसका सहारा लेना पड़ता था। सब कहते थे लोग गलत है लोग, लेकिन इस बार पहली बार इसमें हुआ कि पुरुष को सुधारने का भी मौका देने की बात कही गई है। पुरुष को यदि शिकायत करती है औरत तो उसको चेतावनी दी जाती है, बाकायदा बुलाया जाता है, उसको समझाया जाता है, चेतावनी दी जाती है पहली बार कि आप उसके साथ हिंसा नहीं करोगे, पहली बार सजा नहीं है। और कानूनों में सीधी बात पहली बार सजा की बात किया, जेल जुर्माना की बात की, लेकिन इसमें पुरुषों के लिए अच्छा हक था कि उनको समझाया जाएगा, उनको चेताया जाएगा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी एक और अच्छाई था कि महिला को सुरक्षा, यदि महिला चाहती है कि हम उसी घर में रहें, जिस घर में पति का घर है या बाप का घर है, तो उस घर में भी महिला को सुरक्षित रहने का अधिकार है। सरकार उसको सुरक्षा उस घर में भी मुहैया कराएगी। यदि लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि हम घर से निकलना ही पड़ता। तो इस कानून की दूसरी खासियत ये है। तीसरी खासियत इसकी ये है, इसमें एफआईआर नहीं होता है। जैसे हम रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उसको एफआईआर बोलते हैं, प्रथम सूचना की बात करते हैं। इसमें एफआईआर नहीं है, इसमें डीआईआर है। हम सीधे उनको अपनी रिपोर्ट देते हैं। ये तीसरी खासियत थी इस कानून की। चौथी का है कि हम अपनी मान लो हम उत्पीड़न हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हमारा पड़ोसी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में डीआईआर दाखिल कर सकता है, फोन से कह सकता है, दरखास्त दे सकता है। और एक खास बात थी, यदि कोई औरत अपने घर में नहीं रहना चाहती है तो उसके लिए सेवा प्रदाता की भी व्यवस्था थी, जिसकी बार-बार संस्थाओं की बात कह रही थी। सेवा प्रदाता भी थे और हर जिले में जिला प्रोटेक्शन अधिकारी बनाए गए थे जो इस तरह के मामले को देखेंगे। इस तरह का ये कानून की खासियत थी, जिसमें कि हर औरत को सुरक्षा मिलेगी, पढ़ने की सुरक्षा मिलेगी, बीमारी की सुरक्षा मिलेगी, हिंसा की सुरक्षा मिलेगी। हिंसा मारपीट की हिंसा नहीं है। आप सोच लीजिए, किसी को हमने पढ़ने नहीं दिया, खाना नहीं दिया, वो हिंसा की पहले की परिभाषा में नहीं आती थी, लेकिन घरेलू हिंसा कानून के तहत खाना ना देना भी हिंसा है, पढ़ाई रोकना भी हिंसा है, जबरदस्ती कुछ भी मन के मुताबिक करना हिंसा है। ये परिभाषा थी। मैं इसी के साथ इस कानून का क्या हस्र है ये थोड़ा बताना। शायद आप लोगों को पता होगा कि ये 2005 में कानून आया था और आज 7 साल हो गया इस कानून के बने, 13 चल रहा है। 7 साल में इस कानून का हस्र ये है कि बहुत कम लोगों को इस कानून के बारे में पता है, बहुत कम लोगों को पता है। आप लोग अपनी बात भूल जाइए, हम यदि कहेंगे जो इस कानून के पालन करता है, ये शिक्षा दो शिक्षा उसको दो, इस कानून को जो पालन करवाने की जिम्मेदारी है उनको भी शायद इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। मैं सिटी चंदौली जिले के आप चहनिया में है, मैं नौगढ़ चकिया में काम करती हूँ, जिला एक ही है, तो मैं उसका अनुभव आपको चूंकि बात में बोलना था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो मैं उसको उसी के साथ जोड़ दे रही हूँ। हम लोग 2000 जब कानून बना, हल्ला मचाते मचाते यूपी में लागू हुआ, तो 2007 में हम लोगों ने एक कैंपेन निकाला था। कैंपेन का मतलब एक यात्रा निकाली थी कि हम लोगों को बताएं। तो उस यात्रा का एक छोटा सा मैं बताऊंगी। हम चूंकि नौगढ़ में काम कर रहे थे तो हम लोग एक होता है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक महिला हिंसा विरोध दिवस मनाया जाता है, पखवाड़ा मनाया जाता है, क्योंकि 25 नवंबर को महिला हिंसा विरोध दिवस होता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। उस बीच में एक 16 दिन का पखवाड़ा मनाया जाता था। हम लोग भी सोचे कि 16 दिन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोगों को बताएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बच्चों
वहां पे चूंकि नौकरी स्पेशल व्यवस्था में वहां पे सीओ भी रहते थे और वहां पे सब इंस्पेक्टर भी रहते थे पुलिस वालों को। मैंने उनसे कहा कि हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि घरेलू हिंसा कानून क्या है आप बताइए। तो क्या करें, बहुत हंसी आई हमको। उन्होंने कहा अरे हमने सुना तो है लेकिन हमने कानून को देखा नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको कानून जो है बदले में किताब। मैंने शाम को उनको तीनों लोगों को 3 बुकलेट जैसे आज सिस्टर दिख रही थी, घरेलू हिंसा कानून क्या है उसको पोस्टर और बुकलेट मैंने उनको दे दिया। खैर उन लोगों ने एक मेहरबानी की रात भर में जो भी पढ़ा और फिर उन्होंने बताया। तो ये तो पुलिस वालों का हसल था घरेलू हिंसा कानून में। मैं अभी और इसके आगे बताऊंगी, ये तो 7 की बात बता रही हूँ। बीच में हम लोगों ने आरटीआई निकाला कि आप बताइए चंदौली जिले में सेवा प्रदाता कौन है और जो जिला प्रोटेक्शन अधिकारी कौन है। आरटीआई डालने में कई बार पहले तो लिया नहीं लोगों ने, आरटीआई डालने के बाद लोगों ने या घरेलू हिंसा का कितना केस दर्ज है आपके पास, पता चला बहुत कोशिश करने के बाद एक भी केस दर्ज नहीं है। और ना कोई सेवा प्रदाता है, प्रोटेक्शन अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी थे, उन्हीं के जिम्मे था। हम लोग उनसे पूछे गए कि आपके पास बताइए सरकार का बजट क्या होता है। उन्होंने कहा मैडम मेरा दफ्तर देख लीजिए, हमको बजट की जरूरत ही नहीं, तो बजट क्यों आए, हमारे पास बजट किस लिए चाहिए बजट, ये बताइए। ये हमारे पास देखो दूसरा बोझा है, हमको पता ही नहीं कि ये सब क्या होता है, तो हम क्या करेंगे। चलिए वो कहानी खत्म हुई। फिर मेरे ख्याल से 2 साल 1.5 साल पहले आपके एक एसपी साहब आए थे, बहुत अच्छे एसपी थे सदन माथुर जी। चूंकि हमने कोशिश किया, जितने भी पुलिस आए उनको मैं कोशिश की कि अधिकारियों से जरा घरेलू हिंसा कानून के बारे में टटोले। मैं उनसे भी नहीं पूछने कि भाई बताइए हमें कहीं से पता नहीं चल पा रहा है आपके यहाँ क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब से कोई केस तो यहाँ दर्ज नहीं है। तो उन्होंने बल्कि बोला कि अच्छा आपने रीडर को बुलाया, बोला इस कानून के बारे में जानते हो। उन्होंने कहा हाँ सर सुने तो है लेकिन जानते नहीं है। फिर अपने और कर्मचारियों को उन्हें बुलाया, बोला सर सुना है लेकिन जानते नहीं। हमसे बोले अब बताइए आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊँ, आप बताइए, आप जिले के एसपी हैं, आप बता सकते हैं कि आपको कानून लागू करवाना है और आपके कर्मचारियों को ही पता नहीं है कानून, तो क्या होगा। फिर उन्होंने मेरे से कहा अच्छा आप इनकी ट्रेनिंग कर देंगे। हमने कहा हाँ ठीक है कर देंगे, हमारा काम तो है नहीं बताना, हम बता देंगे बात। लेकिन फिर आई गई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप सैटरडे को टाइम दे सकती है क्या। हमने कहा सैटरडे तो मेरे लिए मुश्किल है लेकिन कुछ कोई दे सकते। वो चले गए चीजें मतलब जैसे तैसे। तो कहना ये है मेरा कि जिनको इस कानून का पालन करना है, जो भी सेवा प्रदाता आज की तारीख में कौन है नहीं है पता नहीं है। प्रोटेक्शन अधिकारी का भी हाल वही है और चंदौली जिले में खासतौर से बात करते हैं। और यदि बात करेंगे हम कि अधिकारियों को भी घरेलू हिंसा कानून के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। सुना है कानून आया, इस कानून की खासियत क्या है यदि बात करो तो उन्हें अच्छा इसके अंदर दर्ज हुआ, जैसा लगता है कोई अजूबा बात कह रही है। अरे हल्का मारपीट तो होती रहती है, ये तो भैया तो घर में है जहां 2 लोग रहे टकराएंगे, ये हिंसा का मतलब किसी भी तरह से उन्होंने कोशिश की। हम कहेंगे आप मत करो, काउंसलिंग सेंटर खोल के आप काउंसलिंग में समझा तो सकते हो, कम से कम जो घरेलू हिंसा से मुक्ति मिले, ये तो हम आप कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते आप। तो फिर कानून बना क्यों। कानून दबाव में, अंतरराष्ट्रीय दबाव में बन गया, लेकिन हाल सिर्फ चंदौली जिला का नहीं है। मैं बनारस में रहती हूँ, काम जैसे करते हैं बनारस में रहते, बनारस में मेरा बनारस में भी कामों में थोड़ा बेहतर है, इससे बहुत अच्छा नहीं है। हेल्पलाइन है लेकिन हेल्पलाइन पे पहुंच कितने की है, महिलाओं कितने पहुंच की, कितनी काउंसलिंग हो पा रही है। सेवा प्रदाता जो है उनकी क्या स्थिति है। बजट के तरीके से किसी पूछिए तो कहेंगे सरकार से बजट ही नहीं आ रहा है, जबकि घरेलू हिंसा कानून लागू करने के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट का प्रावधान
जानने के लिए और हम इसका प्रचार प्रसार कर सके। आज की तारीख में यही हम कहेंगे, इसकी जरूरत है प्रचार प्रसार करने की और करें। हम लोग इस साल में अपना हम और समय को मानने में कुछ करते रहते हैं, जो 16 दिन वाला मसला आता है हम सड़क पर उतरते हैं इस कारण को लेकर। कम से कम एक साल बाद जरा देख लें, वैसे तो शायद टाइम बहुत व्यस्त होता है, लेकिन 16 दिन के बाद मैंने क्या हालत है। यूथ लड़के लड़कियों को साथ जिनके साथ हो गया वो जानते हैं, महिलाएं जान रही है, अधिकारी पढ़ नहीं जा रहे हैं। इस कारण का यही है सर, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रही हूँ उसके साथ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश, आपने घरेलू हिंसा के विषय में बहुत अच्छी बातें बताई। हिंसा तो हर घर में महिलाओं के साथ होता है, ये जाती है, लेकिन आपने बताया कि हमारे जो बड़े अधिकारी गढ़ी नहीं जानते हैं, पब्लिक थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन जागरूकता होना पब्लिक में ये सबसे बड़ी चीज है। एक समय आ जाएगा जब सब जान जाएंगे। आप सभी महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, आपके साथ जुर्म जास्ती होती है, आप सभी इसके लिए तैयार हो जाए, जागरूक हो जाए अपने इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने हक को पाने के लिए। तो सब सब डर है। भारत एक कह सकते हैं जो कृषि प्रधान देश था, नारियों को सम्मान देने वाला देश था। आज भारत में नैतिकता की कमी होती जा रही है। जिस तरह से वैज्ञानिक युग होने के साथ साथ देश का विकास हो रहा है, उसके साथ साथ विकास के साथ नैतिकता खत्म होती जा रही है। और हमारे देश में कोई बढ़िया कानून का निर्माण तब होता है जब देश किसी घटना दुर्घटना से ग्रसित होता है या इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसके बाद ये चीजें पहले अगर हो जाती, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पहले से करता। आज आप देखे होंगे मीडिया के लोगों ने बताया, पेपर के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, दिल्ली में रात में भी महिला पुलिस डंडा लेकर के जगह जगह अपने ड्यूटी में तैयार है। जो कांस्टेबल है पुरुष वर्ग के लोग वो भी तैयार है। ये सावधानियां पहले क्यों नहीं बरती गई? तो हम कह सकते हैं कि जहां हमारा विकास चल रहा है, उसके साथ साथ नैतिकता का भी पतन होता जा रहा है। और जो व्यवस्थाएं आज हो रही है, घटना दुर्घटना का पहले ही जमा चाहिए था। तो मैडम बिंदु जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और आज हम कह सकते हैं कि अधिकारी सिर्फ उनका मतलब नौकरी करने से बहुत कुछ पब्लिक में ये सब संसाधन विकास की चीजें, जागरूकता चीजें जाएगा क्या मतलब है? ये चीजें हैं कि आपने बड़े बड़े IAS लोगों को बताया है, इस तरह के लोग नहीं जानते। घरों में इंसान कोई है, एक कानून नाम सुना है लेकिन नहीं जानता। इस तरह की बातें उनकी तरफ से होती है। बाकी आप आराम होगी क्या करेंगे? अच्छा, मैं चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की धरती से हमारे इस माथेरवाली देवी बाबा की नाम की धरती पर अहंगी जी पधारे हैं। मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तुम्हारे स्टेज प्लीज। Ryan. I'm from Sydney, Australia, at the University of Sydney. ये एंगस है और ये बोलते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ये स्टूडेंट है और ये लॉ पढ़ते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। Proceedings have already gone for quite a long time, so I don't want to keep too much of your time. I only want to make a brief point about the way we frame the law around domestic violence. I understand there's a problem with implementation, but the framing and construction of the law is also a very important consideration. ये आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। इन्होंने अभी तक सुना है कि यहाँ पे लॉ तो है बट इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो काम कानून एक जगह पे है और काम होता नहीं है।
कानून जो है वो लागू नहीं होता है सब जगह पे। तो इसी ये सुने हैं, अब वो अपना विचार रखना चाहते हैं। I come from a common law jurisdiction like yourself. We have a defence called provocation, and it moves a murder charge down to a manslaughter charge. In the 1980s, we reformed this as a result of domestic violence and as it was seen to affect women. ये जहाँ से रहते हैं यहाँ पे न्यू कैसल नाम का एक जगह है और वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, उसको कहते हैं प्रोवोकेशन एक्ट। तो इसके अंदर जब कोई बहुत दिनों तक एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अगर वो महिला उसके बहुत दिनों के बाद अत्याचार सहते हुए जब एक जगह आ जाता है, जब उसके बाद वो सहन नहीं कर पाती है, तो शायद वो भी रिटेलिएट मतलब वो भी उसका उत्तर देने लगता है और हिंसात्मक रूप में वो कुछ कर बैठते हैं। तो वैसा अगर कुछ केसेस होता है तो उनके देश में एक जगह पे ये एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है। The defence developed in the English courts in the 16th and 17th centuries, and it's traditionally been a male defence. So it's for to protect a male who has a loss of self-control when he's had an offence to his honour. ओके, उनके वहाँ पे जब अगर मतलब ये जो डिफेंस एक्ट है और इसके अंदर मेल को भी मतलब कोई अगर पुरुष है तो उनको भी बचाव करने की व्यवस्था दिया जाता है और इसके साथ साथ महिलाओं को भी बचाव की, ताकि वो इतनी हिंसात्मक रूप में जवाब ना दे। तो इसका एक एक्ट उनके देश में बनाया गया है। They found in their research, as they reformed the law, that in the operation of defence, in the context of domestic killing by a woman of their abusive partner, there was a perception that it was too restrictive because it didn't reflect a woman's experience of violence. She didn't act immediately against a provocation, but rather would react and kill her husband in the context of the abuse sometime afterwards. And so what we have in New South Wales is a situation in which provocation does not have to result from an immediate killing, but can happen after the time. But the problem with this, it's very hard for juries to accept that it was an immediate provocation. The problem being that women's experience of violence doesn't exist in this way. Can you translate that? अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि कभी ये लॉ तो है, जैसे कि हमारे भारत में भी है ऐसे बहुत सारे लॉ के महिलाओं को सुरक्षा दिया जाना चाहिए, तो उनके देश में भी ये एक एक्ट बनाया गया है, बट इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इवन कि जो जजेस होते हैं वो भी इस एक्ट का थोड़ा सा जो पेच है, दाव पेच है, वो समझने में कभी कभार उनसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि कभी कभार ये जो मतलब महिला बहुत दिनों तक सहते, उनके देश में भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं होते, ये बाहर में भी होते हैं। ये वही बोल रहे हैं कि उनके देश में भी होते हैं और इसी के तौर पे ही ये एक्ट वगैरह लिया गया है। तो जब बहुत दिनों तक होता है ये अत्याचार महिला के ऊपर, तो वो सहते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग शायद एक हिंसात्मक व्यवहार करते हैं उनके पतियों के खिलाफ। तो ये कभी कभार जब केस जाता है इस एक्ट के अंदर, जो जज है वो ठीक से जजमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि उनको थोड़ा सा समझने में भी, क्योंकि घर के अंदर क्या हो रहा है, महिला के ऊपर क्या हो रहा है, शायद उनके लिए समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वो गैप आ जाता है सोशल और जुडिशियल। मतलब कानूनी तौर पे तो कानून होता है, बट जो सामाजिक तौर पे कुछ घटना घटती है वो कानून के लोग वहां पे जो बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाते हैं। तो इसी के बलबूते पे
ये एक्ट जो है वहाँ पे चल नहीं पाता है, मतलब इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। So, particularly in Australia, our approach to law reform is to look at the way the laws function for the people affected. So, the broader point that I want to extract is that it's not good enough to amend male laws and fit women within them. What we need to do is to create laws that reflect a female experience and their interaction with law. So, वो बोलना चाहते हैं कि कानून जब बनाते हैं तो कानून में सिर्फ ऐसे बना के छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें जो महिलाओं का जो अनुभव होता है वो देख के सामाजिक लेवल पे जो महिलाओं का अनुभव होता है, घर में होता है या काम की जगह पे होता है, जो मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो भी है, तो कानून उसके तौर पे बनाया जाना चाहिए कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन, महिलाओं की वॉइस को सुन के फिर कानून को बनाना चाहिए, यही वो बोलना चाहता है। That's all I wanted to say, and just to thank you for your hospitality. Okay, और वो धन्यवाद कहना चाहते हैं और वो बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप लोगों के बीच में बात करते हैं। Thank you very much, Anish. हाँ, अब मैं चाहूँगा कि हमारे ये जो आज की कार्यशाला है, इसमें एक टॉपिक थी रोल ऑफ पुलिस एंड मीडिया। भारतीय समाज में पुलिस की भूमिका और मीडिया की भूमिका, मीडिया से संबंधित पत्रकार हमारे बीच अभी आए हैं, लोग बाहर हैं और परमाधारी श्री लल्लूराही जी बोलेंगे मीडिया पर, लेकिन उससे पहले ये पुलिस की जो भूमिका है, अभी ये जो बरुआ हमारे बीच आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है हमारे समाज में, इस पर प्रकाश डालेंगे श्रीमती नम्रता तिवारी जी एडवोकेट। आप मंच में आओ और अपने विचारों को रखें। भाइयों और बहनों, सबसे पहले नमस्ते। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जैसे साहब आ जाते हमारे बीच रहते और तब हम उनके सामने अपनी बात करते तो ये थोड़ा कारगर होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि पहले वो बोलते उसके बाद फिर हम लोगों को उनके रहते हम लोगों को मौका दिया जाए? अच्छा, उनके रहने पर हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम भी बोल दे रहे हैं। तो पुलिस की भूमिका पर हमको बोलने की कहा गया है। पुलिस की भूमिका आपकी समझ से क्या हो सकती है हमारे समाज में? क्या करना चाहिए पुलिस को? जब कहीं से शिकायत आती है घरेलू हिंसा की, कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी अगर शिकायत करके आती है किसी पुलिस के पास, या कोई दहेज उत्पीड़न का कोई केस लेकर के कोई औरत पुलिस के थाने पर जाती है कि मेरे साथ दहेज की मांग हो रही है, या मेरा भाई, मेरे पिता हमको ताकीद कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं और बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, तो पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस पर सोचने से पहले एक बात हम लोगों को जो समझने की जरूरत है वो ये है कि पुलिस भी हमारे समाज का ही हिस्सा है और हमारे समाज की जो सामान्य मानसिकता है वो एक पितृ सत्तात्मक मानसिकता है। पितृ सत्तात्मक मानसिकता कहने से मेरा मतलब ये है कि ये समाज, जैसा कि अभी सिस्टर बता रही थी, जैसा बिंदु दीदी बता रही थी कि हमारा जो समाज है वो उसमें उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि घर का काम लड़की करेगी, बर्तन लड़की धोएगी, कपड़ा लड़की साफ करेगी, खाना लड़की बनाएगी और लड़का बाहर का काम करेगा। अगर इस बीच जैसे कि कुछ
हम लोगों ने कोर्ट से ये डिमांड किया था कि आजकल महिला उत्पीड़न की और छेड़खानी की जितनी घटनाएं शहर में हो रही हैं, इलाहाबाद शहर में पूरे पूर्वांचल से लड़की और लड़के आते हैं तैयारी करने के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग IAS की तैयारी करने के लिए। इन लड़कियों के साथ इस तरह की छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इलाहाबाद में रोज पेपर में आ रहे हैं। तो उसी पर हम लोगों ने PIL किया था वहाँ पर कि हम लोग कोर्ट जो है वो सरकार को, वो वहाँ पुलिस प्रशासन को आदेश दे कि पुलिस प्रशासन जो है वो ऐसे मामलों में कड़ा से कड़ा कदम उठाए। उसमें एक TV पर डिबेट भी आया था, सहारा चैनल वालों ने वो डिबेट प्रसारित किया था। उसमें उन्होंने IG पुलिस से बात की थी और IG पुलिस का ने TV पर ये कहा था, जिसमें मैं भी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों को खुद ये सोचना चाहिए कि अगर उनके साथ छेड़खानी हो गई, उनके साथ कुछ बुरा काम हो गया तो उनको अपनी बहू कौन बनाएगा। तो जब हमारे IG पुलिस ऐसा सोचते हैं कि कोई लड़की एकदम साफ सुथरी हो, उनके दिमाग से जो एकदम, जिसको कभी आज तक किसी ने छेड़ा ना हो, जिसको अभी तक किसी ने आज तक छुआ ना हो, वो उनकी बहू बनेगी। जब ये मानसिकता हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे पुलिस की होगी कि लड़की को साफ सुथरा रखना है उस सेंस में कि वो हमारी बहू बन सके, तब हम ऐसी पुलिस से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और हमारी पुलिस जो है वो भी यही कर रही है, जो IG पुलिस ये बयान दे रहे हैं TV पर कि ऐसी बहू को कोई, ऐसी लड़की को कोई अपनी बहू नहीं बनाएगा। तो कोई लड़की इसलिए पढ़े और इसलिए अपने आप को बचा करके रखे कि वो किसी की बहू बन सके। अगर ये शिक्षा हमारे घर में दी जाएगी, अब हमारी लड़कियों को हमारी माँ ने ये शिक्षा, हमारी दादी ने ये शिक्षा कि बेटी तुम थोड़ा सा पढ़ भी लो, थोड़ा सा खाना भी बना लो, थोड़ा सा खेल भी लो, ताकि तुमको अच्छा लड़का मिल जाए, शादी करने के लिए अच्छा परिवार मिल जाए। तो ऐसे समाज से, ऐसे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और मैं अफसोस के साथ यही कहना चाहती हूँ सिर्फ यहाँ पर, अगर ऐसे साहब होते तो वो भी मेरी बात से शायद सहमत नहीं होते, वो भी यही कहेंगे। दिल्ली में इतनी बड़ी अभी घटना हुई गैस रेप की, और लोगों ने यही, कई लोगों के बीच ये बात आई कि लड़की की भी गलती थी, लड़की को रात में नहीं निकलना चाहिए था। लड़की तो नहीं किसी को छेड़ती है, तो लड़की की क्या गलती है वो रात में निकल गई? तो रात में तो लड़कों का निकलना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो छेड़खानी करते हैं, वो गलत काम करते हैं। तो क्यों नहीं उनका निकलना बंद किया रहता? उनका तो निकलना बंद नहीं किया रहता है, निकलना हमारा बंद किया रहता है। तो पुलिस और प्रशासन हो, या हमारा समाज हो, या हमारा परिवार हो, हमारा परिवार हमारी पहली पाठशाला है। हमको अपने परिवार से ये सीख, अपने छोटे बच्चों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उसको सीख देनी होगी कि तुम दोनों बराबर हो, तुम दोनों बराबर खाओगे, तुम दोनों बराबर पहनोगे, बराबर पढ़ोगे, बराबर लिखोगे और बराबर काम करोगे। तब उस परिवार का जब कोई लड़की या लड़का बड़ा होकर के पुलिस ऑफिसर बनेगा या कोई सिपाही बनेगा, तब जब उसके सामने कोई महिला उत्पीड़न का केस आएगा, तब वो इस चीज को समझेगा कि इस मामले को कैसे देखा जाना चाहिए। आज के समय में जो प्रैक्टिकल हो रहा है, जो थानों पर होता है, जो समाज में होता है, वो यही है कि पुलिस पहले लड़की को समझाती है कि अरे तुम्हारा आदमी है, थोड़ा सा मारती है तो क्या हो, तुम्हारा लिए कपड़ा भी तो ला रहा है, तुम्हारे लिए गहना भी तो ला रहा है। पुलिस यही समझाती है। तो उसके बाद वो पुलिस डांटने का काम करती है उस दोषी आदमी को कि तुम, जब वो औरत असर्ट करती है अपने आप को, औरत जोर देकर कहती है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है और जो गलत कर रहा है उसको आप सजा दीजिए, मेरा ये कानून है, मेरे पास कानूनी ये अधिकार है कि जो मेरे साथ गलत करेगा आप उसको सजा देंगे और आपका ये काम है कि आप उसको सजा देंगे। जब वो औरत असर्ट करती है तब पुलिस थोड़ा बहुत 1-2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन वो कदम उसके ऐसे होते हैं कि अंत में महिला हार करके घर में बैठ जाना ज्यादा मुनाजी समझती है, बजाय इसके कि वो लड़ने जाए। तो ऐसी पुलिस से फिलहाल हमें कोई उम्मीद नहीं है, पर हम इतनी उम्मीद जरूर करते हैं कि वो भविष्य में आने वाले समय में हम लोगों के अधिकार को ध्यान में रख करके, हमारे मानवाधिकार को ध्यान में रख करके वो कोई कदम उठाएंगे और इस तरह से अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने सही कहा कि अगर हमारे पुलिस ऑफिसर होते तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 10 से 4 के बीच में कभी भी आ सकूंगा, क्योंकि बहुत व्यस्त समय है, कार्यक्रम बहुत है। तो वो टेलीफोन किया गया है, वो आने वाले हैं और आपको फिर मौका दिया जाएगा उनके आने के बाद, और आप इस बात को फिर रखिएगा। और
तमाम मौकाओं में पुलिस प्रशासन की भूमिका, घरेलू हिंसा और कानून और ये जेंडर लिंग से संबंधित अपने विचारों को रखा। अब ऐसा होगा कि आप सभी जितने भी इस कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं, आप में से कोई अगर किसी बात को करना चाहे, कोई सवाल हो आपके दिलो दिमाग में, अगर आप पूछना चाहें तो ये माइक आपके पास आएगी, आप अपने विचारों पर रखें, अपने ख्यालों पर रखें। अभी जितनी बातें हुई उसमें से किसी को कोई भी सवाल पूछना हो। एक सेकंड, अपने बतियाओ से बढ़िया कि हम बतियाओ नहीं लोग आप बतियाओ जो उतना दूर से वो बढ़िया है कि यहाँ से दूर से जाए उसे हम बतिया रहे हैं, फिर आपस में तो बात हो गई, बिल्कुल जब मेरे आपस में बिल्कुल जब बात हुई ऐसा जवान भी वहाँ से आओ पहले जानकारी चाहे वो क्या पूछ रहे हैं अच्छा लगे थोड़ा सा आगे इंडिया में आप लोगों से भी कोई भी करना चाहे आप लोग तो आपको बात करें बोलिए बोलिए ज़्यादा बिल्कुल गाना चाहती हूँ, बारिश हो गई इधर से ऐसे आप मुंह कर लीजिए इधर आ जाइए। मैं एक छोटा सा गाना चाहती हूँ और उसमें कुछ गलती होती होगा तो आप लोग सबसे माफी चाहते हैं। रात को मैंने सपना देखा, सपने में मैं क्या क्या देखा। रात को मैंने सपना देखा, सपने में मैं क्या क्या देखा। देखा एक धुंधली छाया मेरे तरफ को छोटा कत्था लंबी काठी हाथ में पकड़ा था वो लाठी। छोटा कत्था लंबी काठी हाथ में पकड़ा था वो लाठी। गर्दन लंबी सर था छोटा, पहना था बस एक लंगोटा। देख के जगी प्रेम की आंधी, देख के जगी प्रेम की आंधी, वो तो निकले महात्मा गांधी। मैं पूछी क्या करने आए, हम भारत को देखने आए। नेताओं का रंग भी देखा, हिंदू मुस्लिम जंग भी देखा। दुखियों की अर्थी भी देखी, अधिकारी कुर्सी भी देखी। भाई भाई को लड़ते देखा, देश का हाल बिगड़ते देखा। घुसपैठों की टोली देखी, खून की हमने होली देखी। छोड़ गया था कितना बढ़िया भारत था सोने की चिड़िया। छोड़ गया था कितना बढ़िया भारत था सोने की चिड़िया। लेकिन अब वो शान नहीं है, वो हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन अब वो शान नहीं है, वो हिंदुस्तान नहीं है। मैं सोचा था कुछ
अंतरिक्ष स्वागत गान भी गा सकती हूँ। अले से श्रीमान जी के गुजले लहरिया। आप लोग समझे थे कि ना? जैसे मिला हमके हाथ नवलखिया। अरे आवे ने अतिथि जी बाजे बांसुरिया। आवे ने अतिथि जी बाजे बांसुरिया। देखिला रंगा ओरी बिछा लेकिन इतना है कि कोई सामने खड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम इससे जब हम सच्ची जी हमारे स्कूल में गए तो है मुस्का है तो हम ना पढ़े, हम ना पढ़े ये दुनिया का हमारा आदमी के बीच में रह गए, सब कोई किताब ले लेके भाग गए चोरा चोरा, जब हम ना पढ़े सब कोई पढ़ी नहीं थी, सब कोई हमारे जगह पढ़ी नहीं और पुष्पा पढ़ी आई विद्या पढ़ी नहीं आई, सब कोई आ रहे हो तो सब मन के संतुष्ट करने नहीं पढ़ा लिखा मन बहुत घूमली जाए, जिया के गई जाए, चंदौली गई जाए, जिला पर गई जाए, बहुत जगह घूमली जाए, अपने बहुत संस्था कर तो एक खबर कर रही योजना आ गई। हम 2001 में समूह बनेगी 20 लोग, अब 12 साल से रही अपने जी में पैसा रख, जब समूह टूटे लगा तो सबके 7,000 20 रुपया पड़ा, सबके 7,000 20 रुपया 12 साल में। यदि और योजना आ गई को खोले के होले का कहीं से लोन मिली तो ले क्या
जे दिया है ओकर लेनदान देनदान हो गई। ठीक करते कि ना? सही है कि ना? अगर गलत हुई अब अपन धोखेबाजी से कोनो बात हो साइन करने 50 का देते में 45 तो महिला भर नहीं मिलता। ये आवाज फर्क जरूर। हाँ तब महसूस हुई कि नहीं हम लोग आगे बढ़ जाए। हाँ ये यही उम्मीद से सब सारा कार्यक्रम करा हो जाए। हाँ वही मेरा सवाल है तो एक को बतिया ना भाई को कहाँ है भाई को बात। हाँ अरे बैंक मैनेजर या कोई भी हम लोग के साथ मतलब कि साइन करा लेने के लिए 20,000 अदर दिन 18,000 तो 2,000 समूह भरी महिला भरी है। अब हम उन्हें पर हाथ कर देंगे जा बोलते ना नमस्ते। और कोई कुछ करना चाहता है आप सभी में से? किसी को सवाल करना हो, कोई प्रश्न करना हो, कोई कुछ करना चाहे अपने विचारों को रख सकता है। आप लोगों से कोई बोलना चाहिए कुछ? हमेशा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बता रहे हैं। देखिए आइए आप बोलने के आ रही है। देखिए महिलाएं शोरगुल करने के लिए हल्ला करने के लिए बदनाम होती हैं, ये विषय हल्ला करती हैं। लोग आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। ये तो इतनी अच्छी बात बताई हमें मन में जिसे डूब गए। जब दीदी आपने बात हम कही थी कि लड़कों को रोकना चाहिए लड़की के छेड़खानी करने के लिए, वो बात हमारे मन में बहुत अच्छी लगी। इसके जरिए आप लोग रोक लिए तो कितना जाने का जिंदगी सवाल है। लड़कियां हम लोग घुट के रह जाती हैं अंदर, निकल नहीं पावत हैं कि नानी हम बाहर जाएंगे। हम अभी अपने लड़की के 2 बरस अपने जाके बैठ लिए और लड़की के दौड़ाए। जब लड़की के लिए कुछ परेशानी हो लगा तो अपने लड़की के हम रोक लेंगे। लड़की हमारा दौड़ना हो पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम हो गया। फिर अभी कुछ अवसर मिला तो धीरे धीरे वही चीजें करावत है, लेकिन कर्मचारी तो लड़की के मन नहीं में रहे और अपने भी मन में रहे। ऐसा लगा कि हम लोग समूह चलावत नहीं, समूह के कुछ अतुपर्मन जाना चाहते हैं कि समूह जो 50,000 का लोन मिलल चाहत है तो अगर 40,000 मिलत है ये काहे 10,000 का अगे से समूह कितना डर जाते हैं। 50,000 का लोन ले ली 40,000 मिला तो 10,000 में डांस भरे के बाद और कुछ के मन में बहुत आवत है कि मैं बोल ना पाऊँ। आप समझा दीजिए बहुत धन्यवाद। देखिए मैं बता दूं कृषि प्रधान देश भारत में ये उत्तर प्रदेश में जनपद चंदौली जहाँ किसानी बहुत अधिक होती है, खेती बहुत ज्यादा होती है। ये गांव ग्राम का इलाका है जहाँ प्रशिक्षित महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं और इन महिलाओं को मैं अपनी तरफ से संस्था की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत है कि माइक के पास आकर कुछ भी बोल रही है। मैं बता दूं बहुत अच्छे लोग जो शिक्षा जगत में PhD किए हों, नाम के आगे डॉक्टर लिखते हों, चिकित्सा जगत में MBBS हो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हों, उन्हें बहुत सारे लोगों को देखा कार्यक्रमों में अच्छे लोग इस माइक के पास खड़े नहीं हो पाते और जब खड़ा होंगे तो उनका हाथ पांव कांपना शुरू कर देता है। क्योंकि आपने देखा सुना होगा बाली का नाम, ये बाली ऐसी बाली है
इसके पास जो आता है उसका आधा बल ये माइक ही खींच लेती है, इसलिए आदमी बोलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप गांव गिराव से निकल करके इस मंच तक आकर के कुछ करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये दूसरा सत्र शुरू हो रहा है और मैं चाहूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनिया से डॉक्टर साहब आए हैं, आप बोलेंगे। आपके एडवोकेट विष्णु शुक्ला जी जो इलाहाबाद से चल रहे हैं, आप सबको अपना उद्बोधन देंगे। ये डॉक्टर साहब स्वास्थ्य जाएंगे। सबसे पहले आप लोग को मेरा प्रणाम। और जो हमारा आज का विषय है, मैं थोड़ा सा लेट आया इसलिए आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। जो विषय इन लोगों का मैंने देखा, जो चार्ट है, जो चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, लीगल रेमेडीज, इसका अर्थ सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए। और बहुत सारे नियम बनना, नियम अप्लाई होना, इंडिकेशन, इन सब बातों के वो एक तरफ करके थोड़ा सा हमको सिस्टम समझना चाहिए। सबसे पहले मैं जैसे ही हाल में एंट्री लिया तो मुझे पता लगा कि भाई ठीक है, ये महिलाओं को बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है पुरुषों के बराबर हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से मतलब मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आगे जब कभी भी किसी मीटिंग में आप लोग बैठे तो ऐसे नहीं बैठे जैसे आप लोग बैठे हैं। ये तो आप अपने ऑटोमेटिक आप अपने को हमसे अलग कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ महिलाएं बैठी हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हैं और इक्वालिटी की बात की जाती है। आप मेरी बातों को अगर समझ सकें, मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप हम सभी